हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं हम नया टॉपिक जिसमें हम जैनिज्म और मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का जो क्लास था जिसमें हमने प्री मौर्यस के बारे में देखा था और हमने बुद्धिज़्म के बारे में भी चर्चा की थी। आज नेक्स्ट जिसमें हम जैनिज्म के बारे में सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी को ही हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो जैनिज्म, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म के डेवलपमेंट का या बुद्धिज़्म के आने का रीज़न क्या था। हमने उस क्लास में देखा हुआ था कि वहाँ पर जितने रीज़न आपको या फिर कॉजेज मिलेंगे जिनकी वजह से बुद्धिज़्म एग्जिस्टेंस में आया, वो सारे रीज़न आपको जैनिज्म में भी सूट करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैनिज्म जो है वो बुद्धिज़्म से ज़्यादा पुराना रिलीजन है। बुद्धिज़्म भले जैनिज्म से ज़्यादा स्प्रेड हुआ, लेकिन अगर हम ओल्डनेस की बात करें तो जैनिज्म बुद्धिज़्म से बहुत पुराना आपको ये रिलीजन है। क्यों? रीजन आप ये देखते हैं कि महावीरा जो थे, महावीर जो जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर थे, और वहीं जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे और ये लास्ट तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। तो समझ जाइए कि इनसे पहले 23 और थे, 23 और थे। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धिज़्म से पुराना है, लेकिन ये उतना स्प्रेड नहीं हो पाया जितना कि बुद्धिज़्म फेमस हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। और अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, यहाँ पर कुछ हम सोर्सेज की बात करते हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जैनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया जैन ट्रेडिशन में कि 24 तीर्थंकर्स हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर जिनका नाम है ऋषभदेव और लास्ट तीर्थंकर हैं जिनके नाम है महावीर। ठीक, और वहीं कहा गया कि 23वें तीर्थंकर जो थे 23rd, इनका नाम था पार्श्वनाथ। अब यहाँ पर यह भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को, जो कि इनके फर्स्ट तीर्थंकर हुआ करते थे, इनको नारायण का इनकारनेशन कहा जाता है। ठीक है, या इनकारनेशन बताया गया है। तो ये विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि तो हिंदुइज्म तो रिलीजन ही अलग था और जैनिज्म रिलीजन ही अलग था, दोनों एक दूसरे से अलग थे। फिर आपको विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऐसा क्यों कहा गया कि ऋषभ देव जो थे या ऋषभ जो थे वो नारायण के अवतार थे? ठीक, देखिए ये सब पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से आज पॉलिटिक्स चल रही है उस समय पहले भी पॉलिटिक्स चलती थी। ठीक, जैसे आज के समय पे क्या होता है, जैसे कि आप पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो जब इजराइल बना तो कुछ कंट्रीज ने धीरे धीरे इजराइल को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट की। यूएसए ने किया, इजिप्ट ने किया, फिर धीरे धीरे और सारी कंट्रीज ने की। कुछ इसी तरीके का उस समय भी था। तो वहाँ पर क्या था कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म का तो जब डेवलपमेंट हुआ, यानी कि हिंदुइज्म का डेवलपमेंट अब वहाँ पे कम हो रहा था। और जैनिज्म हिंदुइज्म के लोग की तरफ आने वाले लोग कौन थे? जो पहले हिंदू थे, हिंदुइज्म की तरफ थे, वही कन्वर्ट होके जैन बन रहे थे और बुद्धिस्ट बन रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिंदुइज्म जो रिलीजन था, हिंदू रिलीजन था, इसने देखा कि इन दोनों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारा जिस तरीके से स्प्रिट होना चाहिए, खास करके अब ये कौन सोचेगा? ये वही सोचेंगे जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जिनका जो पोजीशन था सोसाइटी में वो हाई था, यानी कि ब्राह्मण क्लास। ठीक है, ब्राह्मण और राजपूत क्लास जो थे, इनकी सोसाइटी में हाई पोजीशन थी। तो इनका ये सोचना था कि अगर हम इस तरीके से अगर हम हमारे हिंदुइज्म के साथ होता रहा तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहेगा और कहीं जैनिज्म और बुद्धिज़्म काफ़ी आगे निकल जाएंगे। इसलिए क्या किया जाए कि इनको हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि हिंदू रिलीजन ही इन रिलीजन का सोर्स है। तो इसलिए यहाँ पर विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ये ऐड किया गया और कहा गया कि ऋषभ जो है नारायण के अवतार है। यानी कि कहीं ना कहीं अब ऋषभ जो थे पहले तीर्थंकर थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि जैनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है या फिर सोर्स है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से ही है। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटी, इट इज़ पॉलिटिक्स। इस तरीके से था जो उस समय भी चलता था। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जैनिज्म को रिकॉग्नाइज कर दिया एक रिलीजन के तौर पे, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है? हिंदुइज्म में है, क्योंकि कह दिया कि ये सब क्या है, वो नारायण के अवतार है। तो ये सारा सिस्टम चलता था।
ताकि इससे क्या हो कि जैनिज्म का अगर नाम आए तो हिंदुज्म का भी नाम आए वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती थी। खैर, ये सारी कहानी है। अब पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने 4 टीचिंग्स को इंक्लूड किया था जैनिज्म में, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह। अहिंसा मतलब आप जानते हैं नॉन वायलेंस या नॉन इंजरी होता है। सत्य का मतलब नॉन लाइंग यानी कि ट्रुथ, यानी कि आपको सत्य बोलना है। अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग यानी कि आपको चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजेशन होता है, यानी कि आपको वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करना है। ठीक है, यानी कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी नहीं होनी चाहिए। ये 4 टीचिंग को पार्श्वनाथ ने ऐड किया था और टोटल जैनिज्म में महावीर के समय आपको 5 टीचिंग मिलेंगी। तो एक एक्स्ट्रा टीचिंग यहाँ पर ऐड किया था महावीरा ने खुद से, और वो एक्स्ट्रा टीचिंग क्या थी? वो थी ब्रह्मचर्य। यानी 4 जो ऋषभ देव के थे वो तो थे ही इसमें, प्लस एक ऐड कर दिया गया यहाँ पर महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य, और इस तरीके से टोटल 5 टीचिंग हो जाते हैं जैनिज्म के। ओके, अब महावीरास के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी पीसीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो बर्थ की अगर बात करें तो 540 बीसी में यहाँ इनका बर्थ हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो कि बिहार में वैशाली में पड़ता है ये। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जनात्रिका क्षत्रिय क्लान के ये हेड थे, जो कि वज्जी में पड़ता था। आपको याद होगा वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था। ओके, एंड मदर जो थी वो त्रिशला थी, जो कि वैशाली के किंग चटक की सिस्टर थी। वाइफ का नाम इनकी यशोदा था और इनकी डॉटर का नाम प्रियदर्शनी था। और प्रियदर्शनी के हस्बैंड का नाम यानी कि महावीर के जो सन इन लॉ थे उनका नाम क्या था? जमाली। यही जमाली जो थे ये पहले डिसिपल बनते हैं इनके महावीर के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एट एज ऑफ 30 इन्होंने घर को छोड़ दिया, घर को रिनाउंस कर दिया, और 42 की एज में इनको कैवल्य मिला। कैवल्य यानी कि इनको इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बुद्धिज्म से कंपेयर कीजिए। बुद्धिज्म में जब बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला हुआ था, जब ज्ञान मिला हुआ था, तो उस इवेंट को क्या कहते थे? निर्वाणा कहते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जैनिज्म में जब यहाँ पर इनको इनलाइटमेंट मिलता है तो इनको यहाँ पर इस इवेंट को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ड को ध्यान रखिएगा। निर्वाणा रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड कैवल्य रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, तो इनको शाल ट्री के नीचे मिला जाबी ग्राम में, और रिवर रिजुपालिका के पास में जो पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इनको डिफरेंट नाम से जाना गया, जैसे कि इनको केवालिन भी कहा गया, जिन्न भी कहा गया, जितेंद्रिय भी कहा गया, उसके बाद निर्गंथा भी कहा गया, अरहंत कहा गया, और महावीर के नाम से भी इनको जाना गया। साथ ही साथ इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, उनको जैन के नाम से जाना गया। यहाँ पे फर्स्ट सरमन की इनकी बात करें तो फर्स्ट सरमन जो है वो आपको पावा में, जिसको पावापुरी के नाम से भी जानते हैं, दिया जाता है 11 डिसिपल्स को। वहीं जो बुद्धा के बारे में हम बात कर रहे थे तो बुद्धा ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और 5 डिसिपल्स को उन्होंने दिया था फर्स्ट सरमन। ही फाउंडेड जैन संघ यानी कि जैन कम्युनिटी को इन्होंने फाउंड किया पावा यानी कि पावापुरी में। और 72 ईयर्स के एज में इनके डेथ हो जाती है 468 बीसी में, और ये डेथ भी इनकी पावापुरी में ही यानी कि पावा में ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपको महावीरा के लाइफ से रिलेटेड। इसके बाद जल्दी हम बात करते हैं फिलोसफी टाइप की। यहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे जैसे कि त्रिरत्न, जेम्स ऑफ जैनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो क्या है? सम्यक श्रद्धा या विश्वास यानी कि राइट फेथ। तो किस में फेथ की बात की जा रही है? तीर्थंकर्स में फेथ आपका होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये उसकी बात की जा रही है। सम्यक जनान यानी कि राइट नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा गया किस तरीके के नॉलेज ऑफ जैन क्रीड यानी कि जैनिज्म के जो भी रूल्स हैं किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, या फिर उसके टीचिंग्स के बारे में कि अगर आम लोगों को फॉलो करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद सम्यक कर्मा की बात करें यानी कि आचरण, बिहेवियर। ओके, तो कंडक्ट, एक्शन और ड्यूटी, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपकी ड्यूटी किस तरीके से होनी चाहिए, एक्शन किस तरीके से होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर 5 चीज़ें
जैनिज्म में बताई गई है। अब वो 5 चीजें हैं क्या, जो अभी हमने ऊपर देखा था। तो नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, और नॉन लेइंग यानी कि सत्य, नॉन स्टीलिंग आस्तेय, नॉन पोजेशन यानी कि अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी। तो इसी वर्ड को इन्होंने ऐड किया था। बाकी जो 23rd तीर्थंकर थे उन्होंने किया हुआ था। बाकी चौथा, ये 5वां जो था, ये महावीर ने इसको ऐड किया हुआ था। तो अभी तो इसको हमने पहले देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज की बात करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जैनिज्म। यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज देखने को मिलती है। तो नॉलेज को यहाँ पर जनाना के नाम से जानते हैं, जैनिज्म लैंग्वेज में यूज किया जाता है। और ये जैनिज्म जो था, ये जनरली जो मगधी, खास करके अर्ध मगधी का है, और जनरली वो प्रकृत लैंग्वेज था, उसको ये लोग यूज करते थे। तो यहाँ पर 5 नॉलेज देखने को मिलेगा आपको। मति जनाना, श्रुता जनाना, अवधि जनाना, और मनाह प्रय जनाना, और केवल जनाना। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मति जनाना का मतलब परसेप्शन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन जिसको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, यानी कि हमारी मुंह हो गई, हमारी आइज हो गई, हमारी ईयर्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या होती है, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जिनसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नॉलेज जब हमारे इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे पास में आती है, या हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, यू कैन से एक्सपीरियंस। तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में हमें एक्सपीरियंस कैसे होता है, हम उसको देखते हैं, तो हमारी आइज़ का यूज़ हो रहा है। आइज़ क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। या तो हम उसको सुनते हैं, यानी कि ईयर्स का यूज़ हो रहा है, या फिर हम उसको समझते हैं, हमारे माइंड का यूज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके जो हम नॉलेज लेते हैं, या फिर जो हमें एक्सपीरियंस होता है, उसको हम कहते हैं मति जनाना, ठीक है। श्रुता जनाने की बात करें तो नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, यानी कि ये एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज का मतलब ये काफ़ी विस्तार से इसमें चीज़ें बताई गई हैं। जैसे आप कहीं पढ़ते हैं, जैसे कि आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उस तरीके से अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, तो उसको श्रुता जनाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अवधि जनाना, जिसको क्लेयरवॉयंट परसेप्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, हमारे अंदर एक इंट्यूशन होती है, एक जानने की इच्छा होती है वैसी चीज़ के बारे में जो हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे से बहुत दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, हम स्टार्स की बात करते हैं, हमसे बहुत दूर है, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, ठीक है। तो फिर लेकिन हमें उनके बारे में इंट्यूशन है जानने की, हमें इच्छा है जानने की। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों के बारे में जानना जो हमसे काफ़ी दूर है, हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक, उनके बारे में जब हम नॉलेज लेते हैं, तब उसको अवधि जनाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मानव पर्याय जनाना की अगर बात करें तो ये टेलीपैथिक नॉलेज की बात करता है। टेलीपैथिक नॉलेज का मतलब आप समझते हैं? टेलीपैथिक नॉलेज का मतलब या फिर मना पर्याय जना का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या थॉट है, उसको हम समझ लेते हैं, और बिना किसी मीडियम के, ओके, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी सहारा के, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके थॉट को जब हम समझ लेते हैं, इस तरीके की नॉलेज को टेलीपैथिक या फिर मना पर्याय नॉलेज जनान के नाम से जाना जाता है। अब ये काम सभी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये काम वही कर सकता है, वही सॉल्व कर सकता है। सॉल्व का मतलब वही इंसान कर सकता है जिसने उस हाई स्टैंडर्ड को पाया है, जो अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। या फिर जो कैवल्य की तरफ या फिर निर्वाणा की तरफ जो अग्रसर है, ज्ञान प्राप्ति की तरफ जो अग्रसर है, तो सिर्फ वैसे सॉल ही है, या इंसान जो है वो इस तरीके की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट की बात आती है केवल जनाना के बारे में। तो टेम्पोरल नॉलेज कहते हैं इसको। और टेम्पोरल नॉलेज इट इज अबाउट एवरीथिंग, ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऐसा नॉलेज है जिसमें सारी चीज़ें के बारे में ये कवर करता है। तो इसमें कहा गया
कि अगर आपको केवल जनाना यानी कि टेम्पोरल नॉलेज लेना है तो ऊपर के बाकी जो चारों नॉलेज है वो आपको होने चाहिए, क्योंकि केवल जनाना एक एक्सटेंसिव नॉलेज है जो हर चीज़ को ये कंटेन करता है। इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपके वर्ल्ड में है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अगर इसको जानना है तो आपको ऊपर के चारों नॉलेज का आपके पास होना जरूरी है, तभी आप केवल जनाना वाले नॉलेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया इट वॉज यूनिवर्सलिटी, यानी कि इट वॉज यूनिवर्सल नॉलेज, इट वॉज वेरी ब्रॉड देन ऑल एबव फोर नॉलेज। ठीक है, तो इसको हम केवल जनाना के नाम से जानते हैं। तो ये 5 तरीके के नॉलेज यहाँ पर आपको जैनिज्म की तरफ के अंडर मिलेंगे। इनका मीनिंग क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे वर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, क्राइम वर्ल्ड परसेप्शन समझ में ना आए, टेलीपैथिक नॉलेज समझ में ना आए, टेम्पोरल नॉलेज समझ में ना आए, तो मैंने जो बोला उसको साइड में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रिच्ड बाय महावीरा। तो महावीरा के प्रिंसिपल क्या थे कि किस तरीके से जैनिज्म को प्रीच करना चाहिए। ही रिजेक्टेड अथॉरिटिव वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से जैसे कि बुद्धिज्म में था, डोंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड बट बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब कि सोल जो है, आत्मा, वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में इंटर करती है। तो इस पर इनका बिलीफ था। साथ ही साथ लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, यानी कि सोशल इक्वालिटी की बात कर रही थी यहाँ पे, तो ये भी बुद्धिज्म की तरफ था। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज ये दोनों रिलीजन तो जो थे इक्वल ही थे, बस थोड़ा सा इनमें आपको माइनर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मतलब वही मिलता है। सेक्ट्स की बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म जो था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है श्वेतांबर्स और एक है दिगंबर्स। तो दिगंबर्स जो थे, जो ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते थे, तो ये किया गया भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, और श्वेतांबर जो थे ये वाइट क्लॉथ्स पहनते थे और ये किया गया स्थूलभद्र के द्वारा। आप ये देखेंगे कि जो महावीरा थे, महावीरा की जो प्रीचिंग स्टाइल थी या मेथड था, वो उसमें वो लोग नेकेड रहते थे। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन था कि जैनिज्म ज़्यादा स्प्रेड क्यों नहीं हुआ। अब आम जनता नेकेड नहीं रह सकती ना, अब महिलाओं को कैसे शामिल करेंगे? महिलाएं नेकेड नहीं रह सकती, और जनरली जेंट्स भी नहीं रह सकते, मेल भी नहीं रह सकते। अब हर कोई थोड़ी ना वैसे रह सकता है। तो इस वजह से क्या था कि जैनिज्म में महावीरा के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, बहुत लोग जैनिज्म को अपनाते भी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जैनिज्म में रिफॉर्म किए जाते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं दिगंबर जो नेकेड रहते हैं, और कुछ रिफॉर्म करके श्वेतांबर्स आते हैं जिन्होंने वाइट क्लॉथ पहनना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे अब ये कपड़े पहन रहे हैं तो लोग इसमें आ सकते हैं, उनकी फॉलोइंग बढ़ सकती है। तो ये स्टार्ट किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। ठीक है, चलिए जैन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। कुछ यहाँ पर कीव्स की बात करेंगे, जैसे कि हाथी गुम्फा है और बागा गुम्फा है, उदयगिरी है। उसी तरीके से दिलवारा टेम्पल, जो जैन टेम्पल्स होते हैं ना, उनको दिलवारा टेम्पल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दिलवारा टेम्पल भी कहीं लिख के आ रहा है तो यानी कि वो जैन टेम्पल की बात कर रहा है वो। तो इसमें आ जाएगा आपको विमला वाशाही, उसी तरीके से तेजपाला टेम्पल आ जाएगा, और स्टैचू ऑफ बाहुबली ये आपको श्रवण बेलागांव, ये श्रवण बेलागांव आपको कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, ये आप जो फिगर देख रहे हैं नीचे, यही है स्टैचू ऑफ बाहुबली। महावीरा को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टैचू है, बिल्कुल खड़ा हुआ स्टैटिंग स्टैचू है ये महावीरा की, आपको श्रवण बेलागांव में देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर लास्ट टॉपिक देखते हैं जैन के बारे में, जिसमें हम जैन लिटरेचर की बात करेंगे। नाम याद रखना है लिटरेचर के बारे में, और जनरली यही आता है कि नाम के साथ बताएगा कि किससे ये रिलेटेड है, तो 1 वर्ड टाइप के ही आते हैं। तो श्वेतांबर्स जो थे, जो श्वेत वस्त्र या कपड़े पहनते थे, वाइट क्लॉथ्स पहनते थे, उनके कुछ लिटरेचर जो थे वो प्रकृत में लिखे जाते थे, और टाइप ऑफ प्रकृत जिसको अर्ध मगही प्रकृत के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि उसमें मगही जो था उसका भी कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो जैसे कि अंगास है, उपांगास, परिकरनास, उसके बाद छेदा सूत्र, माला सूत्राज या सूत्र ग्रंथास, इस टाइप के कुछ टेक्स्ट आपको प्रकृत लैंग्वेज में लिखे जाते हैं।
इसके अलावे कल्पसूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया, भद्रबाहु चरित एंड परिशिष्टा पर्वन, ये कुछ टेक्स्ट हैं जो आपके जैन लिटरेचर से रिलेट करते हैं। नाम आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, मौर्यन पीरियड। तो वैदिक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद और वैदिक पीरियड के बाद मौर्य डायनेस्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी डायनेस्टीज आती है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में, इसमें मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। इसके अलावे रिलीजन में तो जैनिज्म, बुद्धिज्म आपको पढ़ना है, वैदिक भी पढ़ना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए मौर्य पीरियड की बात करें तो 322 BC एंड 185 BC के बीच में ये रहते हैं। यहाँ पर जो कुछ सब हेडिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, इस सब हेडिंग्स में हम मौर्य पीरियड को पढ़ने वाले हैं। पहले चीज़ सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें मौर्य पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, और वहीं फिर किंग्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर हम चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे इसमें कुल 9 किंग्स होते हैं, लेकिन ये शुरू के 3 जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इनके अलावा जो बचे 6 उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो खैर उनका नाम हम देख लेंगे, बाकी और उनके समय पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो आपको याद रखना हो। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे जिसमें हम सेंट्रल, प्रोविंशियल, म्युनिसिपल, आर्मी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से लोग रहते थे और उनकी सोशल लिविंग किस तरीके से थी। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर जिसमें आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर लेंगे, और उसके बाद आखिरकार मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों करता है इसके रीजन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेज के बारे में, जहाँ पर हम 2 सोर्सेज की बात करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है जैसे कोई टेक्स्ट हो, लिखा हुआ बुक टाइप का, यानी कि रिटन फॉर्म में हो। एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं इसमें जैसे कि हम रॉक्स कट हुआ, उसके थ्रू कोई केव बना हुआ है, कोई एडिक्ट्स बना हुआ है, कोई पोट्री वगैरह मिल गई। ठीक है, तो मेनली ये जो इस तरीके के रिमेन्स होते हैं उनको हम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पे मानते हैं। तो लिटरेरी में हम सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो इस अर्थशास्त्र में आपको मौर्यन पीरियड के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं मेगास्थनीज की इंडिका है, तो वैसे मेगास्थनीक जो थे ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, जो कि ग्रीक के रूलर थे। तो उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा हुआ था। तो काफ़ी समय तक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते हैं। तो उस समय इन्होंने इंडिका को लिखा, तो उसके बारे में कुछ जानकारी इसमें मिल जाती है। वैसे इंडिका अभी एग्जिस्ट नहीं करती ये बुक, क्योंकि ये लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इंडिका का रेफरेंस लेके कुछ अलग फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बुक लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेबो है, उन्होंने इंडिका का रेफरेंस लेके लिखा हुआ है। तो वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कास्ट सिस्टम, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, इस टाइप की कुछ हमें जानकारियाँ मिलती है। इसके बाद विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस आती है, जिससे हमें सोशियो कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावे लिटरेरी सोर्सेस में आपको पुराण से हमें क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे कि जातक लिटरेचर। तो आपको पता है ना, बुद्धिज्म में आपने पढ़ा होगा कि जातक टेल्स क्या होती हैं। जनरली जातक टेल्स जो होते हैं वो बुद्धा के बर्थ के पहले जो भी उनके बर्थ हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको कहानियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो बोधिसत्व होते हैं उनके बारे में भी आपको जातक टेल्स मिलती है। तो यहाँ से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। उसी तरीके से दीपावामसा और महावामसा है, ये दोनों श्रीलंकन टेक्स्ट है, यानी कि श्रीलंका में लिखे गए हैं। तो आपको पता होगा कि अशोका के समय श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए धम्म महामात्य को भेजा जाता था, या फिर इन्होंने अपने शन को भी भेजा हुआ था। तो यहाँ से इन टेक्स्ट के थ्रू हमें अशोका ने किस तरीके से बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, तो उस समय हमें अशोका वाज रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो यानी कि यहाँ से भी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसके बाद तिब्बत का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है दिव्यवदाना। तो यहाँ से भी हमें अशोका ने किस तरीके से बुद्धिज्म को स्प्रेड किया
या फिर ट्राई किया तिब्बत में या फिर चाइना में स्प्रेड करने के लिए, यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। ये है कुछ लिटरेरी सोर्सेस। इसके बाद में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की अगर बात करते हैं तो इसमें देखते हैं अशोका के कुछ एडिक्ट्स थे, इनके कुछ पिलर्स थे या फिर रॉक कट, ये आपको एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे जिन पर ये क्या करते थे, ऑर्डर्स को लिखवाते थे। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्स पब्लिक को देना होता था तो उन रॉक्स पर उनको लिखा जाता था। इसके अलावा कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस जैसे कि रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, गोरखपुर में आपको शाहगोरा कॉपर प्लेट मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाता है। बांग्लादेश में आपको बोगारा डिस्ट्रिक्ट से आपको महस्थान इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको ये दिख नहीं रहा होगा बोगारा डिस्ट्रिक्ट, दिस इज बोगारा डिस्ट्रिक्ट, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ से हमें महस्थान इंस्क्रिप्शन की जानकारी मिल जाती है, उससे हमें कुछ मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। और मटेरियल रिमेन्स की बात करें जैसे कि वुडन प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त, तो ये आपको मिल जाएगा कुम्हार पटना में मिलेगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर क्या होता है, ये एक्चुअली पॉट्स होते हैं। ठीक है, मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, तो ये क्या होते हैं जो नॉर्दर्न एरिया में पाए जाते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं और वो पॉलिश्ड किए हुए होते हैं, तो इसलिए इनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से कुम्हार पटना में आपको सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ से भी जानकारी हमें मिल जाती है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग की बात करते हैं तो हम किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा कि मौर्य से पहले जो मगध था उस पर किसका रूल था, नंदा डायनेस्टी का रूल था। हमने पढ़ा है प्री मौर्यन जो डायनेस्टी थी उसमें नंदास का रूल था, और नंदास के जो आखिरी रूलर होते हैं जिनका नाम था धनानंद, तो इस धनानंद को असैसिनेट कर दिया जाता है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उनको डिफीट कर दिया जाता है और इस तरीके से नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य डायनेस्टी यहाँ पर स्टार्ट की जाती है 322 BC में। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि 305 के समय इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था जो कि ग्रीक का शासक था, और जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश एक माउंटेन है, आप देखिएगा हिमालय वाले रेंज में एटलस में, तो हिंदू कुश के एक बाउंड्री बनाई जाती है और कहा जाता है कि अगर ये हिंदू कुश है तो हिंदू कुश के वेस्ट में इनका होगा, सेल्यूकस निकेटर का होगा, और ईस्ट में क्या होगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरीज होगी। तो इस एग्रीमेंट के तहत में ये होता है। तो हिंदू कुश बिकेम द बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट्स, तो टू किसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी समय आप देखेंगे कि मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, जिसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, यहाँ पर कुछ दिनों तक रहे थे और इंडिका को इन्होंने लिखा था, जिसके अभी हमने बात की थी लिटरेरी सोर्सेस में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और चंद्रगिरी हिल्स इन श्रावणबेला गांव जो कि कर्नाटका में पड़ता है वहां चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ। अगेन याद कीजिए भद्रबाहु कौन थे, भद्रबाहु जैन मॉन्क थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये क्या था, जो नेकेड जैन्स होते थे, दिगंबर जिनको कहा जाता था, ये इन्हीं के फॉलोअर हुआ करते थे। वो मतलब बाद में फॉलोअर, अदरवाइज अल्टीमेट तो वो महावीर के हुआ करते थे। तो भद्रबाहु इनके गुरु बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में इन्होंने जैन धर्म को भी अपनाया और फाइनली ये श्रावणबेला गांव में चले जाते हैं वहाँ पर, और धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन के थ्रू इन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया, यानी कि मृत्यु इनकी हो गई। ठीक है, स्लो स्टार्वेशन यानी कि शलेखन के नाम से जाना जाता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। जैनिज्म में एक शलेखन वर्ड होता है, मुझे लगता है 2-3 साल पहले ये न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला था, जब ये बात हो रही थी स्वेच्छा मृत्यु की या इच्छा मृत्यु की बात हो रही थी कि अगर कोई अपनी इच्छा से मरना चाहे तो वो लीगल है या नहीं। तो जैनिज्म में इस तरीके का एक यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगी, शलेखन जिसको कहते हैं, ये याद रखिएगा टर्म। तो इसका मतलब होता है स्लो स्टार्वेशन। इसमें इंसान कैसे मरता है कि वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना खाना पीना कम कर देगा, धीरे धीरे वीकनेस होने लगी, वो लगातार उसको कम करता जाएगा,
लगातार उसको वीकनेस होती जाएगी और धीरे धीरे फाइनली एक बार स्टेज ऐसा आएगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको स्लो स्टार्वेशन कहा जाता है और एग्जैक्ट वर्ड इज शालेखन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो जैन धर्म में एक इस तरीके की व्यवस्था है कि आप कोई इच्छा मृत्यु चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम होल इंडिया वाज यूनाइटेड। हमने अगेन पहले जो इन्वेजन्स हुए थे, फॉरेन इन्वेजन्स, उनके कॉन्सिक्वेंस को हमने पढ़ा था कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस था इंडिया पे। तो हमने देखा कि इंडिया में अब महसूस होने लगा था कि अब इंडिया को यूनाइट किए जाने की ज़रूरत है, तभी वो किसी फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा मौर्यन डायनेस्टी में या मौर्यन डायनेस्टी के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूरल आते हैं वो है बिंदुसार, और बिंदुसार को अमित्रोकेटस के नाम से भी जाना जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। इन्होंने एक नया रिलीजन अपना लिया जो कि आजीविका के नाम से जाना जाता है। आजीविका एक अलग रिलीजन है और आजीविका मेनली जो मेटेरियलिज्म होता है, यानी जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, मेटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, ये उस पर बिलीव करता है। ठीक है, तो मेटेरियलिस्टिक टाइप का ये आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। तो बिंदुसार ने इसको अपनाया। आप यहाँ पर ये देखेंगे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन को अपना लिया, उनके लड़के आए बिंदुसार, बिंदुसार ने आजीविका को अपना लिया। इनके लड़के आते हैं आपको अशोका, अशोका ने बौद्ध रिलीजन को अपना लिया। तो ये तीनों लोग थे, ये अलग अलग रिलीजन को अपना लेते हैं। ठीक है, अब आजकल की जो सोसाइटी है, क्या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि फादर का रिलीजन कुछ और हो, उसके बेटे का रिलीजन कुछ और हो, और फिर उसके बेटे का रिलीजन कुछ और हो? क्या आज की सोसाइटी अलाउ कर सकती है? क्या फैमिली अलाउ कर सकती है? ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो जो समय था वो रिलीजियस टॉलरेबल समय था, वो काफ़ी इस रिलीजियस फ्रीडम उस समय काफ़ी प्रिवेलेंट था। ठीक है, इसके बाद अशोका की बात करते हैं। अशोका से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी, खास करके जो पिलर्स हैं एंड रॉकड आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं, आपको ये सारी नोट्स में मिलेंगी। इसलिए मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जनरली वो फैक्ट्स ही हैं, उनमें कुछ समझाने लायक है नहीं, तो आप नोट्स में से देख लीजिएगा। ठीक है, अशोका की बात करें तो ये 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहते हैं। एंड द फर्स्ट टाइम whole of the subcontinent living out of the extreme south was under the imperial control of Ashoka। आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तमिलनाडु और केरला का हिस्सा छोड़ के अप्रोक्स ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द इम्पीरियल कंट्रोल ऑफ अशोका। ठीक है, हाँ यहाँ कुछ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नहीं था, और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आजकल लद्दाख का हिस्सा है वो नहीं था, लेकिन फिर भी इसको निगलेक्ट कर दे तो इट वाज ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट अशोका के समय में इनके अंडर में रहता है। ठीक है, इनके टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इवेंट होती है वो है कलिंगा वार, जो कि 261 बीसी में होता है। अब यहाँ अभी तक इनकी पॉलिसी थी भेरी घोषा की। भेरी घोषा की पॉलिसी मतलब होता है पॉलिसी ऑफ वार। अगर किसी के टेरिटरी को मिलाना हो अपने में तो हम वार करके थ्रू मिलाएंगे। लेकिन इस कलिंगा के युद्ध के बाद इन्होंने इतना वायलेंस देखा, इतने डेड बॉडीज देखी, इतने लोगों को मरा हुआ देखा कि इसके बाद क्या होता है, इनका हार्ट चेंज होता है। अब इनकी पॉलिसी भेरी घोषा से चेंज होके धम्म घोषा हो जाती है, यानी कि पॉलिसी ऑफ पीस। यानी कि अब पीस के थ्रू हम क्या करेंगे कि लोगों को जीतेंगे या लोगों से हम दोस्ती करेंगे, मैत्री करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी में शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं कलिंगा वार के समय में। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये धम्मा क्या है। क्या धम्मा कोई रिलीजन है? क्या धम्मा कहता है कि अब जैसे कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया, तो क्या धम्मा कहता है कि बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। धम्मा की अगर हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो धम्मा क्या है? धम्मा एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश थी। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब क्या कि जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स का कहना माने। ठीक है, साथ ही साथ जो ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, जैन मॉन्क्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, जो एनिमल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, इन्वायरमेंट या जो हमारा नेचर है उनके लिए रिस्पेक्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल ऑर्डर, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। यहाँ पर रिलीजन की बात ही नहीं की गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था
कि बुद्धिज्म को अपना लिया अशोका ने, और इसकी वजह से उन्होंने धम्मा स्टार्ट किया। तो धम्मा वाज फॉर टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा, इट डिड नेवर से दैट दे वुड अटेन निर्वाणा विच वाज गोल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक है, निर्वाणा यानी कि एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, जो बुद्धिज्म में होती है। तो इसमें कहीं भी इन्होंने नहीं कहा कि किसी को बुद्धिज्म अपनाना चाहिए या फिर उनको एनलाइटमेंट होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करके निर्वाणा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान में रखना है। अगर प्रीलिम्स में इस तरीके के स्टेटमेंट आता है कि धम्मा वाज अ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका, तो ध्यान रखना है आपको, सजग रहना है इस तरीके के स्टेटमेंट से। यह स्टेटमेंट गलत होगा। धम्मा वाज नॉट द पॉलिसी ऑफ रिलीजन। ओके, तो अशोका के बाद और जो रूलर्स आते हैं, जैसे कि दशरथ है, संप्रति है, शाली शुका है, देववर्मन है, शतधनवान है, उसी तरीके से बृहद्रथ है। तो इस तरीके से 9 रूलर टोटल आते हैं, और ये बाकी के 6 होते हैं अशोका के बाद। इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लास्ट वाले का बस याद रखिए कि लास्ट वाले जो थे ये बृहदत्त, जो कि लास्ट रूलर थे मौर्य के, और इनको मार दिया जाता है किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और इसके साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर टेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी के थे। ठीक है, बस यहाँ पर एक ऑर्डर, एक टर्म, एक आपको सीरियल नंबर की तरह लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है लास्ट रूलर ऑफ मौर्यस, यहाँ से खत्म, ये उनको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ से सुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यस के डायनेस्टीज में, जो हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम मिलियम मौर्यस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो किंग्स थे उनका काम खत्म होता है, और यहाँ से हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो किंग होता है वो पावर का न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होता है। सारी की सारी अथॉरिटी यहाँ पर किंग के अंदर में सीमित रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो स्टेट था वो 7 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, जिसको सप्तंगा थ्योरी के नाम से भी जानते थे। तो ये 7 एलिमेंट्स कौन थे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि किंग, अमात्य यानी कि सेक्रेटरीज यानी कि मिनिस्टर्स जैसे होते हैं, टेरिटरीज है यानी कि जनपद है, दुर्ग मतलब फोर्ट, कोषा मतलब ट्रेजर यानी कि जहाँ पर पैसे वगैरह रखे जाते हैं, एंड सेना, आर्मी, एंड मित्र यानी कि फ्रेंड्स। ये 7 एलिमेंट्स थे जिनसे मिला के यहाँ पर स्टेट बनता है। इसके अलावा यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आते थे क्राउन प्रिंस, चीफ प्रिस्ट, कमांडर इन चीफ एंड फ्यू अदर मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड होते थे। इसके बाद अगर हम प्रोविंशियल टेरिटरीज की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर था वो 5 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड इसको किया गया था। जैसे कि उत्तर का मतलब नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ हिस्सा में जो था उसको उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था, जहाँ का सेंटर तक्षशिला था। दूसरा प्रोविंस जो था, जिसको हम अवंती राष्ट्र के नाम से जानते थे, ये वेस्टर्न में था। आपने महाजनपद का देखा होगा, तो अवंती आपको एमपी वाले एरिया के साइड में पड़ता है। तो वहाँ का सेंटर उज्जैन था। प्राची की बात करें तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल ये हिस्से में पड़ता था, जिसका सेंटर आपको पाटलिपुत्र था। और कलिंगा जो कि ईस्टर्न साइड में यानी कि उड़ीसा की तरफ ये पड़ता है, वहाँ का सेंटर तोशिली। और दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण मतलब साउथ, तो दक्षिणापथ का सेंटर था सुवर्णगिरी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये एम्पायर 5 प्रोविंस में डिवाइड था। अब प्रोविंस तो इस तरीके देखिए, हायरार्की क्या थी, एक तो पूरा एम्पायर हो गया, एम्पायर के नीचे क्या था, प्रोविंस था। ओके, तो प्रोविंस जैसे कि आजकल स्टेट्स होते हैं, तो प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आजकल स्टेट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करता था, और ग्रुप ऑफ विलेजेस के नीचे एक एक विलेज हुआ करते थे। तो इस तरीके से पूरा जो था एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की थी, यानी कि अब बात करें कि जो एम्पायर था उसकी हायरार्की आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड उनके कुछ हेड्स के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे कि प्रोविंस को चक्र के नाम से जाना जाता था, और इसके हेड हुआ करते थे कुमार या राष्ट्रपाला। उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसको आहार या विश्वा के नाम से जानते थे। इसके 2 हेड हुआ करते थे, प्रदेशिका एंड राजुका।
प्रादेशिका का काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था और रेवेन्यू वगैरह का काम जो थे वो राजुका करते थे। ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को कहा जाता था संग्रहाना, जिसके हेड गोपा होते थे, और एक विलेज जो था उसको ग्राम कहते थे जिसका हेड ग्रामिका हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें जानकारी मेगास्थनीज के अकाउंट के बारे से मिलती है। आपको पता है ना, मेगास्थनीज की हमने भी चर्चा की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। तो इनके अकाउंट से हमें पता चलता है कि इन्होंने कहा कि 6 कमिटीज़ हुआ करती हैं और 6 कमिटीज़ में हर कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते हैं, और ये 6 कमेटी क्या करती हैं कि अपने म्युनिसिपल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेट करने का ये काम करती हैं। तो ये 6 कमिटीज़ कौन थी? इंडस्ट्रियल आर्ट्स, entertainment of foreigners and registration of birth and dates, trade and commerce, public sale of manufactured goods and collection of taxes on articles sold, यानी कि खरीद बिक्री पर जो आपको टैक्स लगता था, ये सारी चीज़ें। तो ये 6 कमिटीज बनाई जाती थी जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करती थी। इसके बाद हम आर्मी के बारे में अगर देखते हैं तो आर्मी के बारे में भी यहाँ पर मेगास्थनीज के अकाउंट से हमें पता चलता है। अगेन यहाँ पर मेगास्थनीज का कहना है कि टोटल 30 ऑफिसर्स हुआ करते थे, 6 कमिटीज हुआ करती थी और हर एक कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। तो इस तरीके से 30 ऑफिसर्स हो गए। तो वो 6 कमिटीज क्या थी? इन्फेंट्री की कमेटी अलग थी, कैवेलरी की कमेटी अलग हुआ करती थी, एलिफेंट आर्मी जो होती है उसकी कमेटी अलग हुआ करती थी, कैरियर्स जो थे नेवी से, ट्रांसपोर्ट से, इनकी कमेटी सब अलग हुआ करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर डिटेक्टिव्स जो कि खोजबीन करते हैं ना किसी केस का, डिटेक्टिव्स, तो इनकी भी व्यवस्था थी जिनको गुधा पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो 2 तरीके के गुधा पुरुष या डिटेक्टिव्स मिलते हैं यहाँ पर। एक मिलते हैं जिसको कहा जाता था संस्थान और एक को कहा जाता था संचारी। तो संस्थान जो होते थे वो स्टेशनरी होते थे, यानी कि एक जगह पे रह के वो डिटेक्शन का काम करते थे, और जो संचारी होते थे वो वंडरिंग करते रहते थे, वो घूम फिर के डिटेक्शन का काम करते थे। तो ये हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, इसके बारे में आपको चीज़ें मिलेगी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, तो इसके लिए यहाँ पर एक वाटर टैक्स भी लगाया जाता था उसको मेंटेन करने के लिए। कमोडिटीज़ पर टोल भी लगते थे अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में एंटर करता था, तो जैसे कि आजकल टोल्स आपको देने पड़ते हैं रोड पर। उसी के अलावा माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, आर्म्स, ये सब ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पर स्टेट की मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स भी हैं जैसे कि भरूच गुजरात में, उसी तरीके से सुपारा वेस्ट में ही पड़ेगा, और तामरा लिप्ति जो कि ईस्ट में पड़ेगा। तो अब ये वेस्ट की तरफ है, तो इनके साथ आप देखेंगे कि ट्रेड हुआ करता था, ग्रीस के साथ ट्रेड हुआ करता था, जो अरब से वगैरह थे उनके साथ ट्रेड्स हुआ करता था। और वहीं तामरा लिप्ति जो ईस्ट में, इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड यहाँ से किया जाता था। पंच मार्क कॉइन्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको सिल्वर में मिलेंगे। सिल्वर के अलावा आपको कॉपर्स वगैरह में भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर आपको सिल्वर्स में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन इस तरीके से एग्जैक्ट कभी कभी यूपीएससी स्टेटमेंट पूछती है कि ऑल कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर वर मेड ऑफ सिल्वर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल नहीं था ना, मोस्टली था। पीजेंट से टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूस का 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में यहाँ पर टैक्स लिया जाता था, तो वैरी करता था अकॉर्डिंग टू रीजन और एवरीथिंग। सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर कौटिल्य का कहना है कि जो वर्णा सिस्टम था वो रिजिड नहीं था। क्यों? क्योंकि वैश्य और शूद्र के बीच में जो गैप था उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। ये रीज़न क्या था? जो देखेंगे, अब वैश्य जो थे वो जनरली उनको एग्रीकल्चर का काम दिया गया था, और जो शूद्रास थे वो तीनों अपर क्लास का सर्विस करने का काम इनको दिया गया था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इकोनॉमी यहाँ से फ्लोरिश करना स्टार्ट करती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, और वैश्य जो थे वो एग्रीकल्चर को छोड़ के ट्रेडिंग का काम स्टार्ट करने लगते हैं। एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ये ट्रेडिंग का भी काम स्टार्ट करने लगते हैं, यानी कि बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो शूद्रास थे, शूद्रास ने भी एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो पहले वैश्य
काम करते हैं एग्रीकल्चर का वो शूद्राज करने लगते हैं, वैश्यास अब ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं। तो इस तरीके से वैश्यास और शूद्राज के बीच में थोड़ा सा गैप आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कौटिल्य का कहना है कि वर्ण सिस्टम जो था वो उतना रिजिड नहीं था। और वहीं जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज का भी कहना है कि सोसाइटी यहाँ पर 7 क्लास में डिवाइड थी। अब ये 7 क्लास क्या थे? फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मजिस्ट्रेट्स एंड काउंसलर्स। ये 7 क्लास में सोसाइटी डिवाइड की गई है मेगास्थनीज के द्वारा। लेकिन जब आप इनके नाम पर देखेंगे, फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स, तो ये सोसाइटी ना रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड की गई है और ना ही कास्ट के बेसिस पर डिवाइड की गई है। ये सोसाइटी को इन्होंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ये आपको इनके नाम ही पढ़ के आपको पता लगेगा, ठीक है। तो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर इन्होंने इसको डिवाइड नहीं किया। इसके अलावा मेगास्थनीज ये भी कहते हैं कि यहाँ पर स्लेवरी का सिस्टम नहीं था मौर्यन डायनेस्टी के समय। और कौटिल्य के द्वारा भी यहाँ पर कहा जाता है कि विमेन की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो महिलाएं थी उनके पास डाइवोर्स देने का अधिकार था, रीमैरी करने का भी अधिकार था, और साथ साथ जो महिलाएं थी वो किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर भी इनको अपॉइंट किया जाना शुरू हो गया था। और इसके अलावा भी अदर जॉब्स में यहाँ पर महिलाओं का योगदान होता था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो डेवलपमेंट था थोड़ा सा आपको बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर के समय में। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपको रॉयल एंड कोर्ट आर्ट, फोक एंड पॉपुलर आर्ट, इसमें फ़र्क क्या होता है? जैसे रॉयल एंड कोर्ट आर्ट, ये आर्ट जो होते हैं वो रॉयल फैमिली के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर राजा के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसलिए रॉयल या कोर्ट आर्ट कहते हैं। जैसे कि रॉयल पैलेस हो गया, तो इसमें रॉयल फैमिली रहती है, तो ये वही लोग बनाते हैं। अशोकन पिलर्स थे, केव्स थे, स्तूपास ये बनवाते हैं। उसी तरीके से जो फोक या पॉपुलर आर्ट्स होते हैं ये जनरली जो आम जनता होती है वो बनवाती है। जैसे कि स्कल्पचर्स ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, तो ये आम जनता के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अशोका के द्वारा काफ़ी मैसिव स्केल पर स्टोन मैसोनरी का यूज हुआ था। तो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द स्टोन मैसोनरी। ये एक इंटरलॉकिंग पैटर्न है या फिर वॉल को खड़ा करने के लिए इस तरीके से जो स्टोन से उनको इंटरलॉक किया जाता है। तो ये एक टेक्निक है जहाँ पर स्टोन्स की इंटरलॉकिंग की जाती है और कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये अशोका के द्वारा बहुत ज़्यादा ये इसको यूज़ किया गया था। इसके अलावा पिलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बनते हैं, एंड स्कल्पचर्स इन फॉर्म ऑफ लायन, बुल आपको उस टॉप पर मिलेगा। यानी कि इस तरीके का पिलर हुआ करता था और इसके ऊपर या तो लॉयन मिलेगा या फिर बुल मिलेगा। अभी देखते हैं हम इसके बारे में। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको सारनाथ से मिला हुआ है। यहाँ इसके ऊपर क्या है? लोयन है। कितने लोयन है? 4 लोयन आपको देखने को मिलेंगे एक पीछे की तरफ। ये जो हिस्सा है, ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अबैकस। इसको हम कहते हैं अबैकस। ये जो हिस्सा होता है ये कमल के फूल की तरह होता है, लोटस की तरह, लेकिन ये उल्टा होता है। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड लोटस, इसको कहा जाता है। और ये जो पिलर होता है इसको हम शाफ्ट या पिलर जनरली आप इसको कह सकते हैं। तो ये पोर्शन होता है, किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे 4 लाइन कैपिटल जो कि सारनाथ और सांची में मिला हुआ है, यही वाला 4 लाइन कैपिटल है, ओके। तो जैसे कि लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ को हमने नेशनल एम्बलम के तौर पे भी अपनाया हुआ है। कुछ सिंगल लाइन कैपिटल भी मिलते हैं, जैसे कि रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ में। जैसे कि ये फिगर आप देखिए, यहाँ पर एक ही से आपको ये लाइन मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा अबैकस भी है, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड लोटस भी है, लेकिन लॉयन एक है। तो सिंगल लॉयन भी मिलेगा आपको, सिंगल बुल भी मिलेगा आपको। रामपुरवा में जिस तरीके से यहाँ पर लॉयन है वहाँ पर बुल हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से धौली में आपको कार्व्ड एलिफेंट भी मिलेगा, यानी कि रॉक को काट के एलिफेंट के शेप में उसको काटा गया है, लेकिन पूरा नहीं है, बस उसका जो फेस होता है एलिफेंट का बस उतना ही काटा गया है, उसकी पूरी बॉडी को पीछे तक नहीं यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ केव्स की बात करते हैं, जैसे कि बराबर केव्स आपको जहानाबाद में मिलेगा, अशोका के द्वारा बनाया गया। तो ये बिहार में है सारी, ठीक है, ये बिहार में मिलेगी। और ये गया में आपको नागार्जुनी केव्स मिलती है जो दशरथ के द्वारा बनाई गई थी, तो ये भी आपको बिहार में है, ओके।
इसी के अलावे आपको स्तूपास मिलेंगे जो कि बुद्धास के रिलिक्स पर बनाए गए हैं, यानी कि बुद्धास के जो एसेस और रिमेन्स थे मरने के बाद उन पर बनाए गए हैं, जैसे कि सांची और भरूच स्तूप हुआ। तो ये कुछ आर्किटेक्चर आपको मौर्यन पीरियड के समय इनका डेवलपमेंट होता है। आर्ट एंड कल्चर में मेंस में भी आपको इस तरीके से लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, वो पूरे डायनेस्टी का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि आप कुछ आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट के बारे में बताइए जो मौर्यन समय में किए गए हैं। तो उस तरीके से वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ऐसे रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं हम, मौर्यन डायनेस्टी एंड द रीजन्स टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सबसे पहला चीज़, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। आप खुद याद रखिए कि अशोका के समय पे लगभग पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौर्यन एम्पायर के अंडर में था, और आप एक जगह से बैठ कर रूल कर रहे हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय के अकॉर्डिंग, आज के समय में देखिए जितना आपको आईटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, वो थोड़ी नॉर्थ इंडिया से अगर साउथ इंडिया में मैसेज भेजना हो उस समय तो कईयों दिन लग जाएंगे। तो उस केस में आप सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रूल नहीं कर सकते, कहीं पर रिवोल्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चला कि आपको 1-2 महीने के बाद पता चला, उसके बाद आप वहाँ से कुछ भेजेंगे, वो 2 महीने बाद पहुँचा, 4 महीने में तो रिवोल्ट होकर ख़त्म हो गया। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, यानी कि ये बैटल पॉलिसी थी, यानी कि आप देखेंगे कलिंगा के समय इन्होंने फिर छोड़ दिया था कि लड़ाई नहीं करनी है, यानी कि अब इसका ऐसा मतलब नहीं था कि लड़ाई नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। इनका ये था कि अगर हमें कहीं अगर वॉर करने की जरूरत पड़ती है तो हम वो करेंगे, लेकिन जनरली कॉमन वे में हम नहीं करेंगे। तो ये इनकी पॉलिसी थी, ठीक है। साथ ही साथ ब्राह्मणिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा इस समय। बुद्धिज़्म अब फैल रहा था, जैनिज्म भी था, आजीविका जो आपको बिंदुसार ने अपना लिया। तो ये तीनों लोग थे, अलग अलग इन्होंने रिलीजन को अपनाया। तो जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, यानी कि जो हिंदुज़्म था, उसको थोड़ा सा यहाँ पर सेटबैक लगता है, तो उनका जो रिएक्शन था वो भी इसके कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने का कारण बनता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में ना कि जो सुंग डायनेस्टी वगैरह आते हैं ये सब हिंदू ही थे। तो ये क्या थे, ब्राह्मणिकल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले या फिर अदर सोसाइटी से बिलोंग करने वाले हिंदू थे मेनली। पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, अशोका के जाने के बाद देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ईस्ट का अलग हो जाता है वेस्ट का। वे खास करके वेस्ट में जो ये वेस्टर्न फ्रंटियर था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंधु के उस आसपास वाले एरिया आते हैं, वो अलग हो गया और बाकी अलग हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया था अशोका के बाद। वीक लेटर मौर्यन रूलर्स, अशोका के बाद आने वाले जो रूलर थे वो उतनी कैपेबल थे नहीं जो रूल कर पाए इतनी बड़ी टेरिटरी पर। साथ ही साथ प्रेशर ऑन मौर्यन इकोनॉमी, क्योंकि मेनली इकोनॉमी का सोर्स क्या होता था, मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करता था और कुछ लैंड रेवेन्यू वगैरह लगते थे, कुछ टोल वगैरह लगता था। तो अब अगर आपको इतनी बड़ी डायनेस्टी को मेंटेन करना हो तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की कमी तो होगी ही, और इतनी बड़ी फोर्स भी ये लोग काफ़ी बहुत एक्सटेंसिव फोर्स भी रखते थे, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। इसके अलावा नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बाद में देखेंगे कि आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ से फॉरेन इन्वेजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक रीजन था कि वहाँ उधर से लोग इंटर करने लगते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड फाइनली धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी आज जैनिज्म के बारे में और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, एंड देन विल गो फॉर गुप्तास एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। ओके, चलिए ना, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।